हेलो डियर स्टूडेंट्स, इरोडोव के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। एक क्वेश्चन 1.12 और दूसरा 1.13। इन दोनों क्वेश्चंस में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, माने जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, वो ये कि दोनों में काम सेम हो रहा है, कंसेप्ट एकदम सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक बहुत ही सिंपल रिलेटिव मोशन की अप्रोच से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, जबकि इसी का जो ये वेरिएशन है क्वेश्चन 1.13, इसमें ये अप्रोच नहीं लग पाएगी। इसमें हमें एक फॉर्मल इंटीग्रेशन के स्लाइटली लेंदियर और ज्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा इसमें करना पड़ेगा। अब ये भेदभाव क्यों? जब 1.13 1.12 का ही वेरिएशन है तो ऐसा भेदभाव क्यों कि यहां रिलेटिव मोशन एप्लीकेबल है और यहां नहीं है? तो इसी का जवाब हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये रिलेटिव मोशन की अप्रोच से ये वाला जो क्वेश्चन है ये इतना आसान हो जाता है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स में ये क्वेश्चन है। इनफैक्ट जेई छोड़िए, नीट में है, वो भी स्कूल लेवल पे, क्लास 11 फाउंडेशन में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका एक स्क्वायर वेरिएशन है वो भी मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ये रिलेटिव मोशन की अप्रोच पॉसिबल नहीं है। अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों इसमें ये थोड़ी सी टफनेस आ रही है, इसको हम समझेंगे और प्योर कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस को दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बेटा पहले 1.12 को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इसमें जब थोड़ी चीजें समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम 1.13 को और बेटर वे में हम कर पाएंगे, है ना, और समझ पाएंगे कि क्यों यहाँ की आसान वाली अप्रोच यहाँ वैलिड नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को मेंशन किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कि आप सब जानते हैं एंगल कितना लेगा, 60 डिग्री। अब कह रहे हैं इसकी जो तीन वर्टिसेस है, लेट अस कॉल देम एज ए, बी एंड सी। ये तीन हमारी वर्टिसेस हमने नेम कर दी। उन्होंने 1 2 3 बोला, हम ABC बोलते रहे, ठीक है, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें हर एक पार्टिकल, मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे इसमें कोई भी एक पार्टिकल ले ले, जैसे आपने A को ले लिया, तो A की जो वेलोसिटी है ना वो बिल्कुल B की तरफ है ना, और B की तरफ ही रहेगी पूरी सिचुएशन में। A जो है वो B की B की तरफ देख के V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, एंड B जो है वो भी V वेलोसिटी से C को देखते हुए आगे बढ़ रहा है, एंड C भी जो है वो V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है A को देखते हुए। तो A देख रहा है B को और V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, B देख रहा है C को और V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, C देख रहा है A को बेटा और V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ये तीनों ही पॉइंट्स बेटा एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्योंकि इसकी जो रिलेटिव मोशन की अप्रोच है वो यहाँ ज़्यादा फीजिबल है, ज़्यादा बेटर है, तो पहले मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको लगाकर, है ना। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी इंट्रिकेसीज में जाऊँगा, इसके डिटेल्स में जाऊँगा कि यहाँ पर चीज़ें कैसे काम कर रही है ना। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। देखो, अच्छा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो A दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, ये देखिए, है ना, ओके। तो उसको A को लिख लेता हूँ। तो बेटा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि सब कब मिलेंगे आपस में, तो क्योंकि बेटा ये फिगर परफेक्टली सिमेट्रिक है, सब कुछ बहुत ही सिमेट्रिक है, तो इसीलिए क्या होगा, अगर A और B मिल गए तो ऑब्वियसली भाई उसी पॉइंट पे BC भी मिल जाएंगे, उसी पॉइंट पे CA भी मिल जाएंगे। जो AB के साथ होगा वही BC के साथ होगा, वही AC के साथ होगा। तो जस्ट हम अपने सोल्यूशन को करने के लिए AB को ले लेते हैं, एज अ सैंपल AB को ले लेते हैं। AB का जो भी टाइम ऑफ मीटिंग है वो हम निकाल लेते हैं, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच दे विल मीट, ये हम निकाल लेते हैं। और एक बार इसका टाइम इंटरवल मिलने का आ गया तो ऑब्वियसली यानी कि तीनों आपस में मिल चुके होंगे। वो दृश्य कैसा होगा वो हम पूरी बात करेंगे उस पर, बट पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर वो टाइम इंटरवल जिसके बाद A और B मिल जाएंगे, यानी कि तीनों ही आपस में मिल जाएंगे, तो वो क्या होगा, A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी, और A और B के बीच की बेटा जो रिलेटिव स्पीड है, जो रिलेटिवली ये दोनों नजदीक आ रहे हैं, उससे हमको डिवाइड करना है ना। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड बिटवीन A एंड B। जैसे हम ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे हमें टाइम मिल जाएगा बेटा। तो VAB हम कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा इसी तरीके से निकालते हैं बेटा। V का आप कंपोनेंट इस साइड का निकाल लीजिए। V का जो कंपोनेंट इस साइड का होगा वो कितना होगा, V cos 60 डिग्री होगा, है ना। आप समझ पा रहे होंगे, आई थिंक ये रेड से ही कर दिया, बट आप समझ रहे होंगे। A जो है वो B की तरफ V से जा रहा है, और B जो है मतलब ऑब्वियसली B C को देख के आगे बढ़ रहा है, बट इस V का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, V cos 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो V cos 60 इस तरफ आएगा। अब हम सब जानते हैं बेटा cos 60 1/2 होता है, तो V और V cos 60 यानी कि V और V/2 आपस में साथ आ रहे हैं, है ना। यानी कि जब हम टाउ इक्वल्स टू A/VAB करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे V, क्योंकि रिलेटिव के लिए हम VA माइनस VB करते हैं, तो हम VA से VB को माइनस करेंगे, VB के उस कंपोनेंट को माइनस करेंगे जो AB लाइन पर आ रहा है। तो V से जब हम माइनस करेंगे तो देखो बेटा V का साइन जो है, V का जो डायरेक्शन है और V cos थीटा का जो है, V cos 60 का, वो ऑपोजिट है। तो V से हम माइनस करेंगे, लेकिन जब हम V cos 60 यानी कि V/2 को रखेंगे तो एक माइनस साइन के साथ रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि V और V का साइन अलग है। ये माइनस है फॉर्मूले का, ये माइनस है आपके वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन चेंज, यानी कि डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा क्लियरली कि टाउ की वैल्यू हमारी आ जाएगी A/V प्लस V/2 हो जाएगा, तो 3V/2। तो यहाँ से 2 को हम ऊपर ले आएंगे और आपके सामने आपका आंसर आ चुका है कितना, टाउ इज इक्वल्स टू 2A/3V। दिस इज योर आंसर।
दिस इज द फेमस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा सारे ही मॉड्यूल्स में है, सारे इंस्टीट्यूट्स के, और बहुत सारी बुक्स में भी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है ओरली, और इसका एक वेरिएशन है जो स्क्वायर फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो आसानी से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर ये है कि जैसे ही हम क्वेश्चन 1.13 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें इसको फॉर्मली करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। एक जस्ट एक करके दिखा दिया है, दोनों क्वेश्चन बना के दिखा दिए, एक जस्ट फॉर्म में दिखा दिया कि ऐसे हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा रिलेटिव स्पीड जो अप्रोच है वो काम नहीं करेगी। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर ये अप्रोच काम नहीं कर रही है ना, क्योंकि ये सब तो बहुत फेमस हो ही गए हैं, तो ये कभी भी आ सकता है, तो वी शुड बी रेडी फॉर इट, है ना। तो ये अप्रोच यहाँ काम क्यों नहीं कर रही है, ये जानने के लिए हमें इसको थोड़ा सा डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो हमने बस आंसर निकाल दिया, बट थोड़ा सा हमें इन डेप्थ समझना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। जब हम समझ जाएंगे तो बस तुरंत हमसे 1.13 भी सॉल्व होने लग जाएगा। तो आइए ज़रा 1.12 को थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं कि यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है। तो देखिए बेटा, यहाँ ट्रायंगल में यहाँ पर हमारा पर्सन 1 है, उसको खैर मैं अभी ए बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को, इसको बी बोल दे रहा हूँ, पर्सन कह लीजिए, पार्टिकल के लिए इसको सी बोल दे रहा हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन बेटा इसमें, है ना, dt टाइम इंटरवल में हम dt टाइम इंटरवल में देखेंगे कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। हमें पता है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है। अब वेलोसिटीज हम बना चुके हैं पिछले फिगर में, तो हम यहाँ पर उस वेलोसिटी की वजह से आए हुए डिस्टेंसेस को बनाएंगे, ना कि वेलोसिटीज़ को। सो कैसे बनाएंगे, तो आइए समझते हैं। देखिए बेटा, आप ये मानिए कि dt टाइम बीता है, dt टाइम बीता है, तो इस dt टाइम में क्या होगा, a जो है वो b को देखकर इधर आगे बढ़ जाएगा, ऐसे करके। बेटा इन रियलिटी ये जो VDT आप देख रहे हो ना, ये एक पॉइंट से भी छोटा है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, बट इतना छोटा बनाएंगे तो दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया है, VDT। तो ये dt टाइम में ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा b को देखते हुए, क्योंकि पहले b यहाँ था, उतनी देर में v भी यानी कि b भी आगे बढ़ जाएगा VDT, और उतनी देर में c भी आगे बढ़ जाएगा VDT। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत आसान है। अब थोड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। अब बेटा जो a की नई लोकेशन है वो कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। B की जो नई लोकेशन है वो कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। C की जो नई लोकेशन है वो यहाँ पर आ गई। अब गेम स्टार्ट होगा। अब देखिए, पहले लाइन ऑफ साइट A और B की इधर स्ट्रेट थी, लेकिन अब थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, देखिए इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। सो हाउ इट विल वर्क, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A और B को ऐसे करके मिला देंगे। अब A और B की लाइन ऑफ साइट ही है, अब आगे A का मूवमेंट B को देखते हुए इस साइड होगा। ठीक उसी तरह से, क्योंकि B जो है बेटा वो C को देख के चल रहा है, तो B और C की लाइन ऑफ साइट में अब B और C की लाइन ऑफ साइट में B चलेगा, और C जो है क्योंकि वो A को देख के चल रहा है, तो इनकी लाइन ऑफ साइट ये रहेगी। तो आप देख सकते हैं बेटा एक नया ट्रायंगल बन गया। अब ब्यूटी ये है बेटा कि जो नया ट्रायंगल है ना, ये भी इक्विलेटरल बनेगा, ये भी इक्विलेटरल बनेगा। यहां एंगल 60 मेंटेन रहेगा, पहले भी 60 था, अब भी 60, और आगे भी और ट्रायंगल्स बनेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी लाइन ऑफ साइट पे आगे चला के, तो वो भी इक्विलेटरल, वो मेंटेन रहेंगे। इसीलिए यहां पर, क्योंकि एंगल फिक्स रहेगा बेटा, इसीलिए यहां पर हम आराम से रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच लगा पाए, रिलेटिव मोशन की अप्रोच लगा पाए। लेकिन क्वेश्चन 1.13 में ये एंगल ही वेरी कर जाएगा बेटा, ये एंगल ही लगातार वेरी करेगा। इसका बकायदा ग्राफ भी होता है, उसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। लगातार एंगल चेंज होता चला जा रहा है। रिलेटिव स्पीड जो है v माइनस यू कॉस अल्फा में अल्फा लगातार चेंज हो रहा है, इसीलिए बेटा यहां पर रिलेटिव मोशन की अप्रोच नहीं लग पाएगी। जबकि यहां पर कितना भी चेंज हो जाए, ये देखिए आप, कितना भी चेंज हो जाए, ये जो आगे भी और चेंजेस होने वाले हैं, इनमें जो इक्विलेटरलिटी है, यानी कि जो 60 डिग्री का जो नेचर है ट्राइंगल का, वो फिक्स रहेगा बेटा, है ना। तो यहां एंगल कांस्टेंट है, इसीलिए v माइनस cos 60 यहां वैलिड है, v माइनस v cos 60 यहां वैलिड है, लेकिन यहां वैलिड नहीं है क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। दिस इज द मेन रीजन कि यहां पर रिलेटिव मोशन लगाकर हम इसको आराम से फाउंडेशन लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें फॉर्मल कैलकुलस के थ्रू जाना ही पड़ेगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आगे जो है क्या होगा, a अब b को इधर देखते हुए आगे बढ़ेगा। मैं हल्का सा कलर चेंज कर देता हूं बात को समझने के लिए। तो अब अगले dt टाइम में क्या होगा, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। ये इधर को आगे बढ़ेगा vdt, बहुत अच्छा। ये b इधर आगे बढ़ेगा vdt। अब लाइन ऑफ साइट ये हो गई है, तो vdt। इन रियलिटी बेटा जैसा कि मैंने कहा है, ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे हैं, ये vdt इतना सा है, एक डॉट से भी छोटा है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ रहा है। अब इनकी नई लोकेशंस आ गई बेटा, क्या क्या आ गई, ये a पहुंच गया यहां, b भाई साहब पहुंच गए यहां, c भाई साहब पहुंच गए यहां। अब नई लाइन ऑफ साइट, हल्का कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको, चलिए येलो से कर देता हूं। नई लाइन ऑफ साइट देखिए, अब a जो है वो b को यहां देखेगा क्योंकि b आगे बढ़ चुका है, b जो है वो c को यहां देखेगा, और c जो है वो a को यहां देखेगा।
नई लाइन ऑफ साइट आ गई है। अब ब्यूटी यहां पर यह है कि जो नई लाइन ऑफ साइट्स आई है इनकी वजह से जो नया ट्रायंगल बना है येलो कलर का, ये भी इक्विलेटरल रहेगा, है ना, 60-60-60 मेंटेन रहेंगे। इसीलिए यहां पर जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिव मोशन की अप्रोच वैलिड रहेगी, है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना। चेंजेस आप देख रहे हैं बट इक्विलेटरलिटी मेंटेन है, यानी कि इक्विलेटरल नेचर मेंटेन है यहाँ पे जो बनने वाले ट्रायंगल्स है नई लाइन ऑफ साइट्स के बाद, है ना, नई लाइन ऑफ साइट्स की वजह से। अब इसके बाद थोड़ा बहुत अगर और काम करना चाहो तो क्या कर सकते हो। अब अगले VDT में क्या होगा, रेड से दिखा देता हूं। अगले VDT में क्या होगा, ये इधर को बढ़ जाएगा VDT, ये इधर को बढ़ जाएगा VDT, ये इधर को बढ़ जाएगा VDT, और नई लाइन ऑफ साइट्स क्या हो जाएंगी, चलिए ग्रीन कलर से दिखा देता हूं मैं। नई लाइन ऑफ साइट्स हो जाएंगी ये। अभी ग्रीन वाला देखिए, इक्विलेटरलिटी अभी भी मेंटेन रहेगी, इक्विलेटरल नेचर अभी भी मेंटेन रहेगा, इसीलिए हमारा ये सोल्यूशन वैलिड है, ठीक है, ओके। सो यहां पर क्योंकि मैंने VDT थोड़े बड़े लिए बात को समझाने के लिए, इन रियलिटी क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स हैं, इन रियलिटी सिर्फ पॉइंट्स हैं, तो इसलिए क्या होगा, एक्चुअल जो कुछ यहां पर सिनारियो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कुछ यूं आकर मिलते हैं बेटा, है ना, एक थोड़ा आर्टिस्टिक सा कुछ बनता है यहाँ पर। अब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में, लेकिन ये कुछ ऐसे आकर मिलते हैं, है ना। HCV डायग्राम दिया आप देख सकते हैं, तो इसीलिए ये कुछ इस तरीके से मिलते हैं ना। तो ये ऐसे एग्जैक्ट ट्रायंगल्स नहीं बनते हैं, किसी मोमेंट पे देखेंगे तो ट्रायंगुलर ही उनकी लाइन ऑफ साइड्स आएंगी, इक्विलेटरलिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन ये है कि हाँ एक्चुअलिटी में थोड़ा सा कुछ यूं करके मिलते हैं ये लोग, है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, यहाँ पर भी हम चाहें तो कैलकुलस की अप्रोच लगा सकते हैं, बट अगेन एंगल कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो रिड्यूस होकर ये बड़े आराम से रिलेटिव मोशन से ही हो रहा है, तो उसी से करिए आप, है ना। एंगल क्योंकि कांस्टेंट है तो कैलकुलस का मतलब ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज द इंट्रिकेसी ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ये क्वेश्चन काम कर रहा है ना, इंटरनली। और यहाँ पर जो ऊपर से हमको सोल्यूशन दिखता है जगह, वो ये दिखता है। अच्छा, अब ये सारी नॉलेज होने के बाद जब हम क्वेश्चन 1.13 पे आगे बढ़ेंगे, है ना, तो हम इसको और बेटर वे में कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन की अप्रोच क्यों वैलिड नहीं थी और क्यों यहाँ पर फॉर्मल कैलकुलस से ही हमको जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमको दो पार्टिकल्स दिए, आप क्वेश्चन पढ़ते रहेगा, चाहे तो वीडियो पॉज करके मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको दो पार्टिकल्स दिए गए हैं, एक है हमारा पार्टिकल B जो यहाँ पर है, और वो u स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे करके बढ़ रहा है u स्पीड से। बहुत अच्छी बात है भैया। और जो हमारा दूसरा पार्टिकल है विच इज योर A, वो इसको देख के आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर ये एक दूसरे को देख के आगे बढ़ रहे थे, उसी तरह ये A इस B को देख के आगे बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में इसकी लाइन ऑफ साइट ये रहेगी, फिर धीरे धीरे वो बदलेगी, आप जान रहे हैं। अच्छा, तो A की जो स्पीड है यहाँ पर वो उन्होंने दे रखी है, और वो कितनी दी है, वो उन्होंने दी है V। ये V इनिशियल इसकी स्पीड दी हुई है, ठीक है भैया। इनिशियल एंगल भी 90 है, स्ट्रेट देखेगा, बट पॉइंट वही है बेटा। अब कुछ देर में अभी क्या है, क्योंकि U और V तो मैंने आपको दिखा दिया। पॉइंट ये कि हमको बेटा VDT के थ्रू करना है ना, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं कि तो इनिशियल इसकी लाइन ऑफ साइट ये रहेगी, इसको बिल्कुल सीधा सीधा देख के चलेगा, फिर धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये भी बेंड होता चला जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो इनिशियल दूरी क्वेश्चन ने खुद दी है, वो दी है कि L है। चलो भैया, बहुत अच्छे। अब एक काम करते हैं बेटा, ऐसा मानते हैं DT टाइम नहीं, किसी रैंडम टाइम T पर, आफ्टर सम टाइम T, है ना, B कहीं यहाँ होगा, A तब कहीं आगे बढ़ गया होगा, है ना। अब तो इतना आइडिया हम लगा सकते हैं इन चीज़ों को समझने के बाद। तो B कहीं यहाँ पहुँच गया होगा आफ्टर सम टाइम T, A घूमकर ऐसे आया होगा, थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर सा तो आएगा ही आएगा जैसे यहाँ पर आया था, और यहाँ आने के बाद लाइन ऑफ साइट इनकी कहीं यहाँ पर होगी। तो वहाँ क्या 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 हो रहा होगा, वहाँ पे जनरल टाइम T पे क्या हो रहा होगा, ये हम समझ लेते हैं, और समझने के बाद फिर आगे कैलकुलस तो हमारा काम कर ही देता है। तो हाउ विल वी डू इट, आइए समझते हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के बाद, यानी कि T0 के बाद, है ना, एट अ सर्टेन टाइम T क्या हो रहा होगा, आइए समझते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं B यहाँ पर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इधर की तरफ इसका जो मूवमेंट होगा वो इधर ही की तरफ रहेगा, है ना, U। अब A इसको VDT अगर मैं देखूं, है ना, इस आइडिया के थ्रू अगर मैं यूज़ करूं, तो थोड़ा सा बेंड होकर कहीं यहाँ पर होगा, आइए समझते हैं। तो कहीं ऐसा एक रैंडम आइडिया है कि कहीं तो यहाँ पर होगा, कौन, A की नई लोकेशन कहीं यहाँ होगी, इसको B को चेज करते करते यहाँ पहुँच गया होगा। बहुत अच्छे। अब लाइन ऑफ साइट बनाते हैं। तो लाइन ऑफ साइट बनाएंगे तो व्हाट विल हैपन, ये बेटा येलो से मैंने एक लाइन ऑफ साइट दिखा दी, है ना। A के लिए यही लाइन ऑफ साइट सब कुछ है। अब आप समझ ही गए होंगे इस एग्जांपल से कि लोग लाइन ऑफ साइट पे चलते हैं अपने, एकदम अर्जुन की तरह अपने एकदम निशाने पे, है ना, अपने गोल पे फोकस करके ही चलते हैं। तो A जो है वो B को एकदम इस लाइन ऑफ साइट पे देखेगा, उसके लिए यही रियलिटी है।
अच्छा, इस टी टाइम पे जो ये एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, लेटस से यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो अल्फा होगा, ठीक है ना। ये अल्फा एंगल इस वक्त बी बना रहा होगा इसकी लाइन ऑफ साइट से, ठीक है ना। और ये अल्फा पहले 90 था, है ना, फिर ये चेंज होता गया, तो इसीलिए यहाँ पर वो अप्रोच ऐसे मैंने कहा आपको वैलिड नहीं। नाउ व्हाट विल हैपन, ए यहाँ पर इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी का वेक्टर मैं बना देता हूँ पिक कलर यूज करके। तो ए यहाँ पर इसी सीध में वी वेलोसिटी से जाएगा, क्योंकि वो इसी को चेस कर रहा है ना बेटा। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा वी। बहुत अच्छे। अब उसके लिए क्योंकि बेटा यही लाइन सब कुछ है, तो वो ये देखेगा, क्योंकि उसको ये फील होगा कि बी भी यू कॉस अल्फा से, क्योंकि यू का कंपोनेंट यू कॉस अल्फा इधर आएगा, तो इसको ये लगेगा कि यू कॉस अल्फा से ये इस लाइन ऑफ साइट में मेरे से दूर जा रहा है। बी जो है इसी लाइन ऑफ साइट में यू कॉस अल्फा से इससे दूर हो रहा है, दूर होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इसको लगेगा। तो इसका जो व्यू पॉइंट है, इसको जो महसूस होगा, आइए बना लेते हैं। ये बेटा मैंने इसका u का इधर वाला कंपोनेंट बना दिया u cos अल्फा, ठीक है ना। तो ये बेटा u cos अल्फा हो गया। ऐसा रियल में नहीं है, बट इसको लगेगा कि इस लाइन के अलॉन्ग जो पार्टिकल b है वो मेरे से u cos अल्फा से दूर जाना चाह रहा है। तो उसको इस लाइन ऑफ साइट में जो वेलोसिटी फील होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी फील होगी, वो कितनी होगी, तो वो होगी बेटा v माइनस u cos अल्फा। तो ए को लगेगा कि वो बी की तरफ इतनी वेलोसिटी से जा पा रहा है, क्योंकि वो वी से जा रहा है, मान लो 60 है और उसको 40 फील, और 60 माइनस 40 उसको लगेगा 20 से इधर जा रहा है, उसको ये फील होगा। और इसी स्पीड को वो क्या करेगा, क्योंकि हम टी के बाद स्मॉल डी टी टाइम लेंगे, स्मॉल डी टी टाइम लेंगे, तो स्मॉल डी टी टाइम में उसको क्या लगेगा, स्मॉल डी टी टाइम में उसको लगेगा, स्मॉल डी टी टाइम में तो वेलोसिटी बदलेगी नहीं, तो क्योंकि वेलोसिटी को चेंज होने के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए ना बेटा, तो यहाँ तो वेलोसिटी बदल ही नहीं पाएगी, इतना हम कम टाइम डी टी यहाँ दे रहे हैं। तो इतने से डिस्टेंस से हम इसकी रिलेटिव स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी यहाँ पर कवरेज हो रहा है, जो भी ये दोनों नजदीक आ पा रहे हैं, क्लोज आ पा रहे हैं, तो वो स्पीड इनटू टाइम हो गया, रिलेटिव स्पीड इनटू वेरी स्मॉल टाइम। इतने स्मॉल टाइम में अल्फा नहीं चेंज हो पाएगा, है ना। कैलकुलस का जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ज़्यादातर को पता ही होगा जो वीडियो देख रहे हैं। कैलकुलस का फंडा ये है कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में क्या होता है, वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है ना, नहीं वेरी कर पाता है। मोमबत्ती के लॉ पे उंगली यूं करो, देखो असर नहीं होगा हाथ पे, क्यों नहीं होगा, आपने टाइम ही नहीं दिया। उसी तरह इतने कम टाइम में जब आप एक्सपेरिमेंट को व्यू करते हो, तो चेंजिंग अल्फा भी, वेरिएबल अल्फा भी वेरी नहीं कर पाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ओके, सो रिलेटिव स्पीड इनटू स्मॉल टाइम, आपको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल जो भी इनके बीच में डिस्टेंस कवर होगा वो उसने दे दिया। ये पूरा प्रोसेस कितनी देर चलना है, तो वो चलना है बेटा आपका 0 से लेके जो भी टाइम लगेगा, लेट अस से टाउ, ठीक है ना। तो इतनी देर ये एक्सपेरिमेंट चलना है। तो हमने इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस निकाल के 0 से टाउ में उसे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। और इसको तो हमेशा लगेगा ना, इसके व्यू पॉइंट में, क्योंकि इसी के व्यू पॉइंट से हम काम कर रहे हैं, इसको हमेशा लगेगा कि इसने L दूरी तय करी, इसने L दूरी तय करी है, इसको ऐसा हमेशा लगेगा। आप उसके फ्रेम में बैठ कर देखो एक बार। तो यहां पर हम लिखेंगे L, तो ये हमारा स्पीड इनटू टाइम का इंटीग्रेशन 0 से टाउ में हमें क्या दे रहा है, जो डिस्टेंस कवर करनी थी। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई बेटा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा देखिए, इन दोनों की मुलाकात में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो भी हो रहा है, वैसे तो y नहीं कहेंगे इसको, बट शुरुआत y में हुई थी, तभी मैंने इनिशियली वहां y लिख रखा। ये इसको तभी मिल पाएगा जब ये डिस्टेंस तो तय हो, लेकिन जब ये डिस्टेंस तय हो तो दोनों साथ होने चाहिए। साथ का मतलब है बेटा कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए ये b और a कहां मिलते हैं, यहां से 50 मीटर दूर मिलते हैं, और ये 40 है, तो ऑब्वियसली A ने B तक पहुंचने के लिए Y में 40 तो तय किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन X में भी अगर ये 50 चला तो इसको भी 50 चलना पड़ेगा। अगर गलती से X में ज्यादा चल गया, है ना, अगर 50 के बजाय 51 चल तो मिल नहीं पाएगा, है ना। दोनों के XY कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए ना बेटा, कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये Y में कितना चला वो तो हमने लिख दिया है, और मुलाकात के लिए जितना X में ये चला है उतना ही X में ये भी चला होगा, है ना, चलना चाहिए। तो अभी x में कितना चला होगा कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। तो v का भी हम एक कंपोनेंट यहां पर निकालेंगे, इसका x का देखेंगे मामला क्या चल रहा है, तो वो कैसे निकलेगा समझते हैं। तो v का यहां पर हम देखेंगे, इसके अगर इसके लिए x एक्सिस को हम एनालाइज करें, तो क्योंकि अगर ये अल्फा है बेटा तो ऑब्वियसली ये भी अल्फा है, और अगर ये अल्फा है तो क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट आएगा, किसका कंपोनेंट, v का इधर x कंपोनेंट जो आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये आपका v cos अल्फा आएगा। आई होप दिख रहा होगा, बहुत छोटा नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर ये छोटा सा v cos अल्फा आएगा, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा v cos अल्फा, ठीक है। तो dt टाइम में ये तो कांस्टेंट रहा था बेटा, है ना। तो dt टाइम में ये कितना चला x में, वो भी निकाल लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो ये चला है ना।
भाई dt टाइम में थोड़ा सा चला तो v cos अल्फा इंटू dt, ठीक है, इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलॉन्ग आया क्योंकि हम x की स्पीड लिख रहे हैं, x की स्पीड लिख रहे हैं, है ना। तो उस छोटे से x डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं पूरे टाइम पीरियड में तो हमें इसका कंप्लीट x डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और कंप्लीट x डिस्प्लेसमेंट मिलने का मतलब है उतना x ये भी डिस्प्लेस हुआ होगा ना बेटा, तो ये कितना हुआ होगा u इंटू टाउ, कंप्लीट टाइम तो हम टाउ ले रहे हैं, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। सो हाउ इट विल वर्क, इसका dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा x एक्सिस में, तो इसका x कंपोनेंट v cos अल्फा इंटू dt, ठीक है भैया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसको हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे। छोटे टाइम में तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने x डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया क्योंकि हमने x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज किया है। तो अगर हम इसको पूरे टाइम पीरियड में इंटीग्रेट कर दें तो व्हाट विल हैपन, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, इसका x डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और इसका x डिस्प्लेसमेंट इस b के x डिस्प्लेसमेंट से मैच करना चाहिए बेटा, है ना, नहीं तो दोनों मिल नहीं पाएंगे। तो मैचिंग के लिए क्या होगा, क्योंकि इस b की तो स्पीड पूरे टाइम u ही रही थी, तो यहां तो कोई इंटीग्रेशन की जरूरत है नहीं। स्पीड इनटू टोटल टाइम कितना लगा है पूरे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट होने में, टाउ, तो u टाउ हो जाएगा बेटा यहां पर, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यानी कि सेकंड इक्वेशन हो गई। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, आप देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, दोनों इक्वेशंस आ गई, तो बस अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये दिखने में थोड़ी सी लग रही है कि इक्वेशंस में बहुत कैलकुलस लगने वाला है, लेकिन फिर भी इसमें सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजीली यहाँ पर काम हो रहा है। आइए मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए बेटा, ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। एक काम करते हैं, यहाँ भी cos अल्फा dt आएगा, यहाँ भी cos अल्फा dt आएगा, है ना। यहाँ से cos अल्फा dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे आएगी। तो v बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, 0 से टाउ cos अल्फा dt इज इक्वल टू u टाउ। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो cos अल्फा dt आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी आने वाला है। इसकी वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए cos अल्फा dt की कितनी आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ से 0 से टाउ cos अल्फा dt कितना आ रहा है यहाँ से, u टाउ अपॉन v। दिस इज लाइक थर्ड इक्वेशन कह लो, जो भी है cos अल्फा की dt की वैल्यू मिल गई 0 से टाउ में। बहुत अच्छे। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। सो यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। 0 से टाउ v dt एक आ जाएगा यहां से, माइनस 0 से टाउ, क्योंकि इंटीग्रेशन सबको मिलता है, u cos अल्फा dt इज इक्वल्स टू L। बहुत अच्छी बात है भैया। v तो कांस्टेंट है, v तो बदला नहीं, v बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से v बाहर, अंदर क्या, इंटीग्रेशन dt हम सभी जानते हैं क्या होता है, t होता है 0 से टाउ, यानी कि v टाउ आ जाएगा, माइनस यहाँ से आप देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, u आप बाहर ले लीजिए। अगर आप u बाहर ले ले तो अंदर क्या बचेगा, cos अल्फा dt, और cos अल्फा dt 0 से टाउ में आपको पता है क्या है, वही u टाउ अपॉन v। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एक स्टेप कम कर रहा हूँ, u बाहर लेकर मैं आपको एक बार इंटीग्रल दिखाता, तो उसके बजाय u वर्बली यहाँ से मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से टाउ cos अल्फा dt की वैल्यू यहाँ से एक फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं इक्वेशन 1 में इस मिड स्टेप में डाल रहा हूँ। तो u बाहर ले लिया, cos अल्फा dt की वैल्यू कितनी, u टाउ अपॉन v, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू L। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये v टाउ माइनस u स्क्वायर टाउ अपॉन v इज इक्वल्स टू L। v यहाँ पर आप LCM ले लीजिए, ऊपर आ जाएगा v स्क्वायर टाउ माइनस u स्क्वायर टाउ, यहाँ से हो जाएगा L। देखिए यहाँ से टाउ निकालना बहुत ही आसान हो गया क्योंकि कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है टाउ, तो टाउ बाहर ले लीजिए, इस v को ऊपर ले जाइए, अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। सो हाउ इट विल वर्क, चलिए अगले उसमें आ जाते हैं। तो टाउ कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन v, या v को मैं उधर भेज ही चुका हूं, इज इक्वल्स टू वी एल। तो यहां से आप देख सकते हैं टाउ की वैल्यू हो जाएगी वी एल अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहां से आपका टाउ आ गया, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस थी जिसमें कैलकुलस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं लग पाया। इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि यहाँ पर हमें कैलकुलस को सॉल्व करने के बजाय, नहीं तो हमें कॉस अल्फा का पूरा फंक्शन चाहिए होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थोड़ा टफ हो जाता है ना। तो
पूरा प्रॉपर कैलकुलस लगाने के बजाय हमने यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू को इक्वेशन 2 से निकाल के इक्वेशन 1 के मिड स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे कि बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया, है ना। और ये इसका पूरा एक्चुअल कंसेप्चुअल प्रोसेस है, और ये वो बात है क्वेश्चन 1.12 की जिसकी वजह से हम इसको समझ पाए, है ना। 1.12 की इंट्रिकेट बात है और ये 1.12 का सरफेस सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन 1.12 का सरफेस सॉल्यूशन बेटा अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स में इवन फाउंडेशन लेवल पर ये क्वेश्चन दिया और ये ऐसे ही सॉल्व होता है ना ज़्यादातर बुक्स में भी। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी इंट्रिकेसीज में चले जाएं तो थोड़ी मेहनत यहाँ लगेगी, बट व्हाट विल हैपन, हम क्वेश्चन 1.13 का एसेंस समझ पाएंगे, उसकी सोल समझ पाएंगे, ये डायग्राम वगैरह बनाएंगे और बड़े आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा फ्लो 1.12 के बाद ऐसा है ना। तो ऐसा मेरा मानना, ये वाला सोल्यूशन तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, बस उसके आगे की जो चीज़ें थी मैंने आपको बहुत डिटेल में जो उसकी पूरी स्टोरी थी 1.12 से लेकर 1.13 की, वो आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई वुड हैव लाइक्ड इट, एंड बस ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।